हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टर्मिनेट लर्निंग। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं हम लोग के एक नए रिवीजन सीरीज की, जिसमें मैं क्लास 10th का कंप्लीट टर्म 1 मैथ सिलेबस को खत्म करेंगे। ये एक रिवीजन सीरीज होगी जिसमें हम लोग इस वीडियो में मैं पूरा मैथ्स का सिलेबस एक शॉट में खत्म कर दूंगा। तो ये उन्हीं लोगों के लिए है जो एक बार पढ़ चुके हैं। पढ़ने के बाद आप इस वीडियो से क्या कर सकते हैं, पूरे सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे पहले चैप्टर की तरफ मैं लेकर चलता हूँ। तो पहला चैप्टर हम लोग का है रियल नंबर्स। तो इसमें ज्यादातर दो ही फॉर्मूले हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। पहला फॉर्मूला यहाँ पे है एचसीएफ और एलसीएम रिलेटेड। एचसीएफ और एलसीएम और उनके नंबर्स के बीच का रिलेशन क्या होता है। तो एचसीएफ और एलसीएम के बीच के नंबर का रिलेशन होता है कि एचसीएफ जो दो नंबर्स का एचसीएफ होता है और एलसीएम वो क्या होता है, उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो ये एक रिलेशन होगा जिसको आप याद कर सकते हैं। और दूसरा इसमें फॉर्मूला आ जाता है क्या, कि 2 की पावर n/2 इंटू 2 की पावर m अगर डिनोमिनेटर में है तो वो नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग नंबर होगा। इसको भी आप याद रख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे कोई नंबर है 2, 5, 6 और अपॉन में 2 की पावर 5 एंड 5 की पावर भी 5 है। तो यहाँ पे टर्मिनेटिंग नंबर होगा, कितने डिजिट बाद होगा इसको भी आप बता सकते हैं कि वो 5 डिजिट बाद डेसिमल प्लेस पे आएगा। ठीक, तो अब आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने दिया है। तो यह इस क्वेश्चन में दिया है कि 306 और 657 का एचसीएफ 9 है। एलसीएम इसका निकालना है। तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, एचसीएफ दिया है 9, तो आप रिलेशन जानते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम का, कि वो प्रोडक्ट के इक्वल होता है। प्रोडक्ट मतलब नंबर्स का प्रोडक्ट 306 इंटू 657। तो इसको आप कर लीजिए एलसीएम। यहाँ पे एचसीएफ की जगह पे यहाँ पे आप रख सकते हैं, यहाँ पे मैं एचसीएफ की जगह पे 9 रख दूंगा। क्या रख दूंगा, 9। अब एलसीएम यहाँ से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि इसमें टर्मिनेटिंग नंबर्स कौन से हैं और कौन से टर्मिनेटिंग नहीं है। तो इसको देखते हैं हम लोग। तो जैसे यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा है 13/3125। तो 3125 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो 3125 का, तो यहाँ पे मैं 5 से करता हूँ, 3 6 जा एंड 3 2 जा 3 3 5 जा, और यहाँ पे मैं 25 से ले जाता हूँ तो 25 एंड अगेन 25। तो मतलब 5 की पावर 5 आ जा रहा है। तो नीचे 13 इंटू 5 की पावर 5। तो इसको मैं 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये मेरा बन चुका है। तो ये नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो ऐसे ही और जो तीन है उसको भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पे आ जाता है सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो इसमें ये नोट्स आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसको भी मैं बता देता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहां से जाके वेबसाइट से इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में। तो उसको भी कर लीजिएगा। और अगर आपको जरूरत है इस नोट्स की, शॉर्ट नोट है, पूरा कम से कम 20-30 स्लाइड में ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब देखते हैं यहाँ पे पॉलिनोमियल्स में क्या दिया है। इफ पैराबोला इज अपवर्ड पैराबोला अगर है तो शेप देन ए इज नेगेटिव। ए अगर पॉजिटिव है तो कैसा होगा, अपवर्ड पैराबोला। ये कंक्लूजन निकालो। ए अगर पॉजिटिव है तो कैसा पैराबोला, अपवर्ड, और ए नेगेटिव है तो कैसा पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला होगा। ए क्या होता है पहले ये जान लो। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि ए पॉलिनोमियल कौन सा वाला, अगर पहली बात तो पैराबोला कब बनता है, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि डिग्री हाईएस्ट डिग्री होती है 2 होती है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन देखूं तो यहाँ मैं नीचे लिखा हूँ ये वाला, यही है इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो इसमें ए अगर पॉजिटिव है तो कैसा होगा, अपवर्ड पैराबोला। अगर ए नेगेटिव है, लेस देन 0, तो कैसा पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला होगा। ठीक, और देखो अब सी का कैसे पता चलेगा। सी जो होता है वो कैसे पता चलेगा, ये हम लोग का वाई एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, यहाँ से पता चलेगा कि सी क्या होगा। सी अगर वाई एक्सिस को पॉजिटिव कट कर रहा है तो पॉजिटिव सी होगा, और अगर नेगेटिव वाई एक्सिस को कट कर रहा है तो नेगेटिव सी होगा। ठीक, तो वेयर एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट द
वो एक्स एक्सिस पे जहां पे इंटरसेक्ट करेगा पैराबोला, तो वहां पे क्या होगा, उसका रूट्स होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स होगा। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स का। तो ये तो जानते हैं, ए अल्फा प्लस बीटा का क्या होगा, माइनस बी बाई ए, और अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट क्या होगा, सी बाई ए के इक्वल होगा। ठीक। तो यहाँ पे आप फॉर्मेशन भी देख सकते हो यहाँ पे कैसे बनता है। तो इसको बना भी सकते हो डायरेक्ट, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी होगा, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा है, और प्लस ए इंटू बी इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे डायरेक्ट ही वैल्यू रख सकते हो। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ, जनरल फॉर्मूला ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। तो इसका होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू जीरो। तो इसकी क्योंकि यहाँ पे 3 है, डिग्री 3 है, तो यहाँ पे रूट्स भी कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक। तो मैं यहाँ पे माना गया कि अल्फा बीटा और गामा क्या है, रूट्स है। तो अल्फा बीटा और गामा का सम क्या होगा, माइनस बी बाई ए के इक्वल होगा। तो वैसे देखो, माइनस कब आएगा, पहले वाले माइनस, दूसरे वाले में देखो पॉजिटिव है, तीसरा वाला फिर नेगेटिव है। तो माइनस बी बाई ए, और दूसरा अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी बाई ए के इक्वल है। और तीसरा अल्फा बीटा गामा क्या है, माइनस डी बाई ए के इक्वल है। तो अब आगे देखते हैं, इसमें जीरोस फाइंड करना है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं ग्राफ के थ्रू। तो यहाँ पे इसके कितने जीरोस है, पहला तो -3 पे कट कर रहा है, और दूसरा कहाँ -1 पे कट कर रहा है, और 2, ये बताओ ये होगा कि नहीं होगा, ये होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस मतलब 2 भी क्या होगा, 2 भी इसका रूट्स होगा। तो अब आगे चलते हैं, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ 5 इज अ जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है इसमें। क्योंकि अगर ये 5 क्या है, जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो अगर मैं 5 की वैल्यू यहाँ पे x की जगह 5 रखूं, तो मुझे ये इक्वल होना चाहिए जीरो के। तो मैं यहाँ पे x की जगह पे 5 रखता हूँ, तो 5 का स्क्वायर माइनस के इंटू 5 माइनस 15 इक्वल्स टू जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे 25 माइनस 5 के माइनस 15 इक्वल्स टू जीरो। तो -5 के इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 25 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा -10। तो यहाँ से ये 1 कटा, के इक्वल्स टू 2 आ गया। ठीक। तो ऑप्शन ए क्या है, हमारा राइट आंसर है। तो अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे पेयर बताना, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है कि जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, डिग्री क्या हो, 1 हो। ठीक। तो यहाँ पे दो इक्वेशन मैंने लिख लिए हैं, जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, और a2x प्लस b2y प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ये देखो, अब इन दोनों के कोफिशिएंट का रिलेशन देखो कैसे बनता है। जैसे कि यहाँ पे a1 और a2 है, a1 और a2 में कौन सा रिलेशन है कि a1 और a2 अगर b1 और b2 के नॉट इक्वल है, a1 अपॉन a2 का रेशियो b1 अपॉन b2 के नॉट इक्वल है, तो क्या होगा, तो क्या होगा कि दोनों लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगे। इंटरसेक्टिंग का मतलब कैसे, कितने रूट्स देंगे, जहां पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही तो एक ही रूट्स इसका होगा। तो इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा, क्या आएगा, एक रूट आएगा। और इसको क्या कह सकते हैं, कंसिस्टेंट हम लोग कह सकते हैं। तो आगे देखते हैं दूसरा क्या आ सकता है। दूसरा आ सकता है कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 हो। तो वहां पे क्या होगा, मेनी सोल्यूशन, मतलब कि एक ही लाइन पे दोनों इंटरसेक्ट कर जाएंगे। ठीक। एक ही लाइन पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, दोनों लाइन की इक्वेशन एक ही पे इंटरसेक्ट, मतलब कि एक ही कोइंसाइड कर जाएगी। तो वहां पे कैसे होंगे, सब जगह पॉइंट मिल रहा है, तो सब जगह उसके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। तो इसमें मेनी सॉल्यूशंस आएगा। लेकिन तीसरा कंडीशन क्या है कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो उसमें क्या होगा कि दोनों लाइन क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, दोनों लाइंस का पैरेलल होंगे। जब पैरेलल होंगी तो क्या होगा कि कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं कर रहे, तो इसके कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट कहेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक्स और वाई फाइंड करने के मेथड्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे 3 मेथड है, अलजेब्रिक मेथड,
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और एलिमिनेशन। इसके दो तरीके से आप ज्यादा यूज करिए, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड का आप ज्यादा यूज करके जल्दी से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं एक मेथड आपको बता देता हूँ, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मतलब एक को क्या करो, एलिमिनेट कर दो। जैसे कि मैं पहले इक्वेशन से 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8 से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। नहीं नहीं, एलिमिनेशन मेथड मैं बता रहा हूँ, मैं सब्स्टिट्यूशन पे पहुंच गया। एलिमिनेशन क्या होता है कि एक को एलिमिनेट कर दो, जैसे कि 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8 है, और दूसरा क्या है 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 8 है, 7 है, सॉरी यहाँ पे 7 है। ठीक, तो यहाँ पे देखो 3y दोनों में है, तो नीचे वाले को मैं क्या करूँ, सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ ऊपर वाले से। तो यहाँ पे क्या आएगा -2x, और ये कट जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, x इक्वल्स टू -1/2। ठीक, तो x इक्वल्स टू -1/2 आ गया। तो यहाँ पे अब x -1 यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि x इक्वल्स टू -1/2। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, y कितना आएगा 8 - 2 इंटू x की जगह पे -1/2 रख दो अपॉन 3। ठीक, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 8 माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कट जाएगा, तो 8 + 1 अपॉन 3 मतलब कि 3 आंसर आ जाएगा। ठीक, ऐसे आप कर सकते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड मैंने बता दिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप कर सकते हैं, इसको करिएगा जरूर। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है ट्रायंगल्स। इससे भी बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं, इस चैप्टर से भी। तो इस चैप्टर को देखते हैं। तो इस चैप्टर में यहाँ पे हम लोग को सिमिलैरिटी के बारे में ज्यादातर पढ़ना है। तो सिमिलैरिटी कितने कैसे हो सकती है, सिमिलैरिटी तब होगी जब दो चीजें कंडीशन फॉलो हो, या तो उसके सारे एंगल्स इक्वल हो जाएं, क्या ट्रायंगल के सारे एंगल्स क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, तीनों एंगल्स क्या हो, इक्वल हो जाए, या तो क्या हो कि उनके दोनों ट्रायंगल का जो साइड का रेशियो वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक, तो ये दो तरीके से यहाँ पे क्या हो सकती है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं। तो यहाँ पे सिमिलरिटी के कितने क्राइटेरिया दिए हैं, या तो ए या ए भी कह सकते हो, तो दूसरा SAS और तीसरा SSS, ये तीन तरीके से सिमिलर हो सकती हैं। तो यहाँ पे आप आगे बढ़ते हैं थेल्स थ्योरम की तरफ। थेल्स थ्योरम क्या है, थेल्स थ्योरम में कह रहा है कि इफ अ लाइन, मतलब कि थेल्स थ्योरम में कह रहा है कि अगर एक ट्रायंगल में एक पैरेलल लाइन किसी भी एक साइड के ड्रॉ किया जाए, ठीक, तो वो क्या करती है कि अगले दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। यहाँ पे देखो लिखा है, जैसे कि ये लाइन डिवाइड पैरेलल है किसके, BC के, तो इसके अपोजिट जो दो साइड है उनके रेशियो को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उनके साइड को सेम रेशियो में सॉरी डिवाइड कर रहा है। जैसे कि AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC का रेशियो सेम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, इसको जरूर याद रखिएगा, इस पे भी क्वेश्चन बनेंगे, कंफर्म है। तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसको आप बहुत पहले से ही पढ़ रखे होंगे। हाइपोटेनस जो होता है वो किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के रूट के। जैसे कि इसको H मान लो, इसको बेस मान लो, इसको परपेंडिकुलर, और ये थीटा यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर H का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ से हाइपोटेनस को गायब का, हाइपोटेनस का स्क्वायर गायब को, इधर रूट लगा दो। ठीक, ऐसे भी लिखा जा सकता है। और अब आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट की तरफ। इंपॉर्टेंट रिजल्ट में कह रहा है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ वी मेक अ परपेंडिकुलर ऑन अ हाइपोटेनस फ्रॉम अ अपोजिट वर्टेक्स। यहाँ पे देखो, अब इसको मैं अलग से समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं ले लूँ, ओ माय गॉड, ये तो मैंने कट कर दिया, फिर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं ले लूँ यहाँ पे एक ट्रायंगल, ओके, ये एक सीधा बन जा, ये एक ट्रायंगल है। इस पे मैं जहां से राइट एंगल ट्रायंगल, वहां से वर्टेक्स पे हाइपोटेनस पे क्या करूं, परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं। तो अगर A B C और यहाँ D है,
तो क्या होगा कि BC अगर मैं ले लूं एक साइड BC को, तो BC का स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा किसके, इस ट्रायंगल का। इस ट्रायंगल, छोटे वाले ट्रायंगल, यहाँ पे मैं कलर चेंज करना चाहूंगा, कलर मैं इसको ले लूं। यहाँ पे ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसका, इसके हाइपोटेनस, यानी कि हाइपोटेनस की साइड जो साइड है उसको ले लूं, यानी कि क्या, CD इंटू, अब बड़े वाले हाइपोटेनस का मल्टीप्लाई AC, ये होता है रिलेशन। और दूसरा अगर मैं इस साइड को ले लूं AB, तो AB का स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा किसके, इसके हाइपोटेनस के छोटे वाले AD और पूरे वाले हाइपोटेनस के यानी AC, AD इंटू AC। और तीसरा अगर मैं ले लूं इस साइड को BD, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, BD का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा इसके और इसके दोनों छोटे वाले AD इंटू CD। ये तीनों रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ये तो हो गया। और अब फिर साइन कन्वेंशन, यहाँ पे हम लोग चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो साइन कन्वेंशन में क्या होता है कि यहाँ पे क्या क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से देख सकते हो एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव, तो ये एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव। यहाँ पे एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिव ये भी है, नेगेटिव एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है एक्सिस, तो नेगेटिव कॉमन नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, तो पॉजिटिव कॉमन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, बस सिंपल साइन कन्वेंशन था। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला की तरफ आ जाते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फॉर्मूला सिंपली क्या होता है कि हाइपोटेनस का लेकर करते हैं। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हो एक पॉइंट यहाँ पे है Px1 y1, और यहाँ पे Q है x2 y2। तो बस यहाँ पे इसकी डिस्टेंस निकाल लो और इसकी डिस्टेंस निकाल लो, ये डिस्टेंस, बस सिंपल था। इसकी ये पूरा x2 है, ये x1 है, तो x2 माइनस x1, और ये पूरा y2 है, ये y1 है इतना, तो ये y1 y2 माइनस y1, बस। तो यहाँ पे AB निकाल लो हाइपोटेनस से, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का निकाल लो। यहाँ पे स्क्वायर रहेगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई, इसको आप सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। सिंपल, यहाँ पे एक पॉइंट दिया है ये और एक पॉइंट ये, इसको आप खुद से करिएगा। यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला का सीधा सीधा यूज है। और यहाँ पे ये जब ओरिजिन से कोई भी डिस्टेंस निकालना हो तब उसके लिए है। ओरिजिन से जैसे ये 0,0 है और यहाँ से डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट का, ये पॉइंट है P समझो, इसका कोऑर्डिनेट है x, y। तो सिंपल सिंपल लगा देना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, क्योंकि ये देखो बन रहा है, ये हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये क्या क्या है, एक्स है, ये क्या है, वाई है। तो अब इसको निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ठीक, आगे चलो, इसका निकालना है सिंपल सा, इस पे एक डालो, इस पे एक डालो, ये कितना है 3, ये कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 18, मतलब ये क्या हो जाएगा √18। बस खत्म सवाल, कुछ था ही नहीं। तो अब आगे बढ़ते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला एवरेज फार्मूला की तरह है, जैसे कि एवरेज का फॉर्मूला होता है वैसा ही कुछ है। तो इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे मिड पॉइंट, जैसे कि दो पॉइंट, जैसे कि मैं मान लूँ ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, तो इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकलेगा। इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2, तो इसको मान लो x, y। कैसे निकालोगे, इसका और इसका x का एवरेज ऐड करके फिर इसका अपॉन 2 कर दो, इसका कर दो अपॉन 2 कर दो, बस खत्म। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मिड पॉइंट निकालना है। ये मिड पॉइंट निकालना है, एक पॉइंट दिया 1,1 और 2,1, तो x का x पकड़ो और इसका x पकड़ो, दोनों को ऐड करो, 2 1 3 3/2, x इसका आ गया 3/2। y पकड़ो, अब इसका y है, इसका y तुम्हें दिया है 4, इसका y दिया 1, 4 + 1 5/2, बस x और y दोनों पॉइंट निकल गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला आ जाता है। सेक्शन फॉर्मूला की बात करते हैं, ये
थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना भी बहुत लोग टफ समझते हैं, तो इसको देखते हैं हम लोग। तो जैसे कि यहाँ पे पॉइंट देख सकते हो, यहाँ पे अभी क्वेश्चन से मैं इसको अच्छे से क्लियर आउट कर देता हूँ। क्वेश्चन दिया ही नहीं है, मैं इसको चलो इसी में समझाता हूँ। तो मैं यहाँ पे अलग से ले लेता हूँ यहाँ पे। हाँ चलो, यहाँ पे अब समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये एक लाइन है, ठीक। यहाँ पे ये पॉइंट है, ये पी है, ये क्यू बना देता हूँ, और ये एक्स कॉमा वाई, इसी पॉइंट को मुझे निकालना है। ये एम इज टू एन रेशियो में डिवाइड है। इसका है एक्स वन कॉमा वाई वन, इसका है एक्स टू कॉमा वाई टू, ठीक। तो अब देखो क्या करो कि पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको समझने में और आसानी हो। तो देखो पहले इसको मल्टीप्लाई करो इस वाले से, ओ सॉरी, इसको m को मल्टीप्लाई करो इस वाले x2 से, अपोजिट मल्टीप्लाई करना है m x2, ठीक। प्लस कर दो। अब इस वाले n को मल्टीप्लाई करो इसके x से, तो क्या बनेगा n x1, अपोजिट मल्टीप्लाई करते चलो। अब इन दोनों को क्या करो, ऐड कर दो, m प्लस n, ठीक। बस ये हो गया हमारा x, क्या निकल गया, x निकल गया। सिमिलरली वैसे मैं इसको इरेज करके बताता हूँ। और यहाँ पे अब मैं y की तरफ बढ़ता हूँ, y कैसे निकलेगा। अब y देखो कैसे, अब m को मल्टीप्लाई करो इसके, m को मल्टीप्लाई करो y2 से, m y2, और इसके n को मल्टीप्लाई करो इसके y1 से, प्लस m n y1 अपॉन m प्लस n। बस सिंपल, इस अपोजिट मल्टीप्लाई करते चलना है, ठीक। तो बस यही था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग देखते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर नहीं, इसमें कोऑर्डिनेट फॉर्मूला भी है। कोऑर्डिनेट फॉर्मूला का भी एक दो शायद क्वेश्चन आ जाए, तो इसको भी आप लोग सॉल्व करना जानना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग आगे देखते हैं कि इसको कैसे निकाला जा सकता है। जैसे कि ए पॉइंट है, इसका x1 y1 कोऑर्डिनेट है, और बी पॉइंट है जिसका x2 y2 कोऑर्डिनेट है, और सी पॉइंट है जिसका x3 y3 कोऑर्डिनेट है। तो क्या करो, x निकालने के लिए x1 x2 और x3 को पकड़ो, अपॉन 3 कर दो, क्योंकि 3 पॉइंट है तो 3 से डिवाइड कर दो, अपॉन 3। वैसे y के लिए y1 y2 और y3 पकड़ो, इन तीनों को 3 से डिवाइड कर दो, ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो, तो वो क्या देगा तुम्हें, m पॉइंट दे देगा, जो कोऑर्डिनेट यानी कि मिड पॉइंट दे देगा तीनों ट्रायंगल्स के वर्टेक्स का, ठीक। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम ट्रिग्नोमेट्री, वो दर्शन दे चुका है। चलिए इसको भी देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं, 3 3 6 होते हैं, 6 होते हैं, ठीक। एक होता है साइन, कॉस, टैन, कॉसेट, कॉस और सेकेंड और कॉट, इतने होते हैं, ठीक। समझ नहीं आया ना, फिर से करते हैं। साइन, कॉसिन, टेंजेंट, कॉसिकेंट और सेकेंड और कॉटेंजेंट, ठीक। इनके पूरे नाम भी याद रखो कि जान दे सके, एमसीक्यू में आपको करना पड़े, ठीक। तो आगे देखते हैं। तो साइन का क्या होता है मैं अलग से बताता हूँ, इसको छोड़ो, इसको हटाओ। यहाँ पे देखो ट्रिक की हेल्प से जल्दी समझ जाते हैं। तो जैसे कि इसका होगा साइन, ये होगा कॉस, ये होगा टैन, ठीक। तो देखो साइन का होता है पी बाई बी, ठीक, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक। तो इसको भी समझ सकते हो आप लोग। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे कॉट का कैसे और कॉसिक का कैसे निकाला जा सकता है। कॉट और सेक और कॉसिक, ये तीनों का कैसे निकाला जा सकता है, इसको देखते हैं। तो बस साइन, अब देखो अलग से मैं बता दूं या इसी में बताऊं, अलग से देखते हैं। यहाँ पे हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का चेंज कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे देखो जैसे कि साइन किसके इक्वल होता है, साइन होता है हमारा इक्वल 1/कॉसेक के, मतलब कि कॉसेक का उल्टा साइन होता है। याद रखो कॉसेक का उल्टा साइन होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है, ठीक। और टैन का उल्टा क्या होता है, टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, कॉट थीटा। टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, ठीक। अब आगे देखो
ये यहाँ से देख सकते हो, और वैसे रेशियो भी निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो साइन का होता है, साइन थीटा का होता है P/H। वैसे निकाल सकते हो कॉसेक का। कॉसेक का क्या होगा, साइन का उल्टा होता है यानी H/P। वैसे कॉस का होता है, कॉस थीटा का होता है B/H। वैसे हो जाएगा तुम्हारा सेक थीटा का, इसका उल्टा मतलब ओ सॉरी H/B। वैसे टेन थीटा का जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा का हो जाएगा तुम्हारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, ये सब है फॉर्मूला। तो अब आगे देखो, यहाँ पे आ जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फॉर्मूला। तो जैसे होता है साइन का, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। इसको याद रख सकते हो यहाँ पे हेक्सागोनल ट्रिक से। कौन सा ट्रिक, हेक्सागोन का ट्रिक। तो यहाँ पे देखो साइन रखो, यहाँ कॉस रखो, इधर साइड सब को वाले रखो, यहाँ कॉट, यहाँ कॉसेक। ठीक, यहाँ पे रखो सेक, यहाँ पे रखो टेन। ठीक, टेन का अपोजिट कॉट, साइन का अपोजिट कॉसेक, सेक का अपोजिट कॉस। ठीक, इतना हुआ। अब साइन 90 कॉम्प्लीमेंट्री का सामने सामने। ठीक, सामने 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 ले चलो। देखो साइन का कॉस, टेन का कॉट और सेक का कॉसेक। साइन 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और टेन कॉस 90 माइनस थीटा सेक थीटा अपोजिट भी चलेगा। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा अपोजिट। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ठीक, और अब आगे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ट्रिग्नोमेट्री टेबल आ चुकी है किस वैल्यूज की। चलिए इसको भी देखते हैं। इसमें इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा, आपको इसको याद करके गोल के पीछे आओ, इसका बहुत ही यूज होने वाला है आगे चल के। यहाँ पे पाइथागोरन आइडेंटिटीज आ चुकी हैं, इसको भी देख लो। और फिर उसके बाद हम लोग मूव करेंगे एरियाज रिलेटेड टू सर्कल की तरफ। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे मैंने अब क्वेश्चन इसमें कम करनी है क्योंकि इस वीडियो को मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, इसलिए क्वेश्चंस के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। तो इसमें आप थ्योरी पार्ट को कवर अप कर देते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग और अच्छे से सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। उसी पाइथागोरन मतलब हेक्सागोनल ट्रिक से हम लोग इसको समझ सकते हैं। रुको मैं बना के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं अलग से ले लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये है हमारा हेक्सागोन। तो यहाँ पे था साइन, यहाँ पे था टेन, यहाँ पे था सेक, यहाँ पे था कॉसेक। याद रख सकते हो उसको आप आराम से। यहाँ पे था कॉस। ठीक, तो मैं इसको अपोजिट अपोजिट मैच कर देता हूँ, यहाँ पे बीच में 1 लिख लो। ठीक, अब क्या करो, ओ माय गॉड, अब मैं कलर चेंज पहले कर लेता हूँ फिर उसके बाद देखता हूँ। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 ऐसे बनाते जाओ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज हैं जिसको आपको याद रखनी है। ये देखो तीनों क्या बनी है, एकदम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनी। इसको आप विजुलाइज कर सकते हो माइंड में पेपर के टाइम पे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और वैसे दूसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तीसरा है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। बस ये 3 थे और तो है नहीं। चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग एरियाज रिलेटेड टू सर्कल की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पे अभी हम लोग का और 2-3 चैप्टर शायद बचे हैं, उसको भी देखते हैं जल्दी जल्दी, उसको भी खत्म करने की सोचते हैं। तो जल्दी जल्दी की वजह से हम लोग और भी आसानी से इस चैप्टर को समझते हैं, और रिवीजन के टाइम भैया जल्दी ही करनी होती है। जितनी भी जल्दी करके आप जल्दी से समझ सके उतने अच्छा है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहला एरिया ऑफ सर्कल, इस तो जानते हैं पाई आर स्क्वायर सब, 2 पाई और सरकमफ्रेंस का, और सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल को अपॉन 2 कर दो इस सरकमफ्रेंस के, तो पाई आर इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये भी पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। उसमें एरिया ऑफ सेक्टर निकाल मतलब कोई पार्ट निकालना है तुम्हें उसका।
तो उसके लिए क्या कर सकते हो, यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे कि ये हमारा है सर्कल, और फिर उसके बाद तुम्हें इसका एक पार्ट निकालना है थीटा से। तो एक पार्ट निकालने के लिए पूरे का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। कोई एक पार्ट निकालना है तो थीटा जितना निकालना है 360 से उतने को डिवाइड कर दो, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरा कितना होता है 360 होता है। तो ऐसे ही हम लोग समझ सकते हैं। और फिर उसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट, तीसरे क्या, आर्क। आर्क निकालना कैसे है, बस सिंपल, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। ठीक, कोई थीटा एंगल के लिए तुम्हें थोड़ा सा निकालना है पार्ट, तो उसको कैसे लिखोगे, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। लेकिन थीटा यहाँ पे क्या हो, डिग्री में होनी चाहिए। ठीक, तो अब आगे मूव करते हैं हम लोग। यहाँ पे आ जाता है एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को याद करना थोड़ा टफ है, लेकिन उतना भी टफ नहीं है जितना आप समझते हैं। तो इसको भी देख लेते हैं, कोई एक पार्ट निकालने का। तो यहाँ पे देखो, ओ माय गॉड, चलो यहाँ पे देखो, ये एक सर्कल है, तुम्हें एक पार्ट, ये पार्ट निकालना है तुम्हें, ये पार्ट नीचे वाला, ये पार्ट को आपको निकालना है। ठीक, तो इसके लिए क्या कर सकते हो, तुम कर सकते हो इस एरिया को पूरे एरिया से क्या करो, माइनस कर दो। पूरे का एरिया सेक्टर का एरिया होता है, तो जिसका फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से माइनस कर दो ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, जब थीटा दिया रहे, 1/2 साइन थीटा और आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। ट्रायंगल का फॉर्मूला बस याद कर लो, बस 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला है। और फिर उसके बाद अब देखते हैं हम लोग आगे की तरफ। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, जो हमारा इस चैप्टर का, इस पूरे वीडियो का लास्ट चैप्टर है, इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा मैथ समाप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रोबेबिलिटी में फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला क्या है, पीई इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। क्या है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ये हमारा क्या है, इसका फॉर्मूला है। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं, मतलब कि होने के चांस और ना होने के चांस का सम क्या होता है, इक्वल्स टू 1 होता है। जैसे कि पानी बरसने का, जैसे कि यहाँ पे मैं दे देता हूँ, पानी पानी बरसने का चांस कितना है, रेन होने का चांस अगर 0.8% है, तो रेन ना होने का चांस कितना होगा, 0.1 माइनस 0.8, दैट इज 0.2% है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और मेन टर्म्स की तरफ बात करते हैं। ये सब तो आपको जानना जरूरी है, जैसे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, और कंपोजिट नंबर, टॉस करने पे कॉइन कितने आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल आउटकम 2 की पावर 1 यानी 2। अगर 2 कॉइन टॉस किए जा रहे हैं 2 की पावर 2 यानी 4। 3 कॉइन टॉस किए जा रहे हैं तो 2 की पावर 3 यानी 6। 2 की पावर 3 यानी 8, सॉरी। तो ऐसे डाइस का भी होता है, एक बार फेंकने पे डाइस का 6 आता है। जितने बार फेंका जाए, जितने डाइस फेंके जाए, जितनी बार फेंका जाए, यानी 6 की पावर n कर दो। इसमें आप पढ़ सकते हैं इसको, नोट्स को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ। तो प्लेइंग कार्ड से भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको प्लेइंग कार्ड्स के लिए दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे है, प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल 52 होते हैं। ठीक, और फिर उसके बाद उसमें 52 में क्या होता है कि 52 में 26 ब्लैक कार्ड होते हैं और 26 वाइट कार्ड। वाइट कार्ड में कितने होते हैं, डायमंड, याद रखो, डायमंड 13 होते हैं, हार्ट 13 होते हैं, क्लब 13 होते हैं। 13 डिवाइड होता है, यानी कि मतलब 26 ब्लैक हो जाएंगे तुम्हारे और 26 वाइट हो जाएंगे। ठीक, और फिर उसके बाद आ जाता है इसमें 13 यानी 4 टाइम डिवाइड हो जाता है। तो इसमें फेस कार्ड के भी क्वेश्चन आ जाता है। तो फेस कार्ड कितने होते हैं, 3 होते हैं, क्वीन, किंग और जैक। यानी याद रखो, क्वीन, क्वीन, जैक ये सिर्फ एक में होता है, एक में होता है। ब्लैक में भी होते हैं, मतलब कि देखो, स्पेड में एक किंग, एक क्वीन और एक जैक, तो यानी 4 है। तो चारों में क्या होगा, एक एक होगा। तो यानी 4 किंग, 4 जैक और 4 क्वीन, यानी टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। कितने फेस कार्ड होते हैं, टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। ठीक,
तो यहाँ पे हम लोग का मैथ्स का टर्म 1 का सिलेबस था, वो रिवीजन था, वो हम लोग का खत्म हो चुका है। तो और वीडियोस के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप नए हैं, और तब भी अगर वीडियो अच्छी लगी तो सबको यहाँ पे लाइक ठोकते चलना है। साथ ही साथ क्या करना है, कमेंट करना है, और कमेंट में यहाँ पे देख लेना इस चैप्टर को, ये जो नोट्स है आपको वहाँ पे लिंक दिया रहेगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को। पूरे चैप्टर के आपको नोट्स मिल जाएंगे, जितने भी चैप्टर्स टर्म 1 में आपके आएंगे। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, जिसको एक नए टॉपिक के साथ। ठीक, गुड बाय, सी यू अगेन।